Assalamu alaikum. Dear viewers, this is me, Muhammad Asif Zeeb, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. So, dear viewers, today I am going to discuss about research topic that is to aid questionnaire and to analyze your data of your questionnaire, or you have conduct a survey. So how will you educate your SPSS and how will you analyze your data? So ये मैंने कुछ ऐड की हैं हमारे जो वेरिएबल्स हैं यूनिवर्सल वेरिएबल जैसे एज, जेंडर, इंस्टीट्यूट, डिसिप्लिन, सेमेस्टर, मैट्रिक मार्क्स, एफसी मार्क्स, लास्ट सेमेस्टर, जो भी जीपीए है। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स ऐड की हैं। इनको हम कहते हैं यूनिवर्सल वेरिएबल्स। और ये किसी भी सर्वे या कोई भी क्वेश्चनर्स हो तो आप अगर इंस्टीट्यूट बेस्ड आप स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर आप कोई हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं लाइक पेशेंट्स पे आप करते हैं तो अगेन आपको एज, जेंडर और हॉस्पिटल नेम, वार्ड नेम ये आपको रिक्वायर्ड होंगे, जिनको हम कहते हैं यूनिवर्सल वेरिएबल्स। तो अब एक क्वेश्चनर है, लेट्स सपोज आपने एक क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है और उसको फिर आपने वैलिडेट भी किया है, आपने डेटा कलेक्ट की है। तो अब आप इस डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं? तो क्वेश्चनर जो भी आपका क्वेश्चनर है, कुछ क्वेश्चनर ऐसे होते हैं जो कि लेंथी होते हैं और कुछ क्वेश्चनर बहुत शॉर्ट होते हैं और उनका जो आंसर होता है वो यस या नो में होता है। लेकिन बाज़ क्वेश्चनर होते हैं जो कि लेकेट स्केल्स पे होते हैं, लाइक एग्रीड, डिसएग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड, जिनमें जो ऑप्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अब ये सारे ऑप्शंस आप SPSS में ऐड नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चनर है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चनर है, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। इन 25 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो यस और नो में है। अब आप इसको SPSS में कैसे एंटर करते हैं, या SPSS में इसको एंटर करने की जरूरत है कि नहीं है? जस्ट रिमेंबर कि हर क्वेश्चनर्स के कुछ स्कोर्स होते हैं, लाइक जो यस है या नो है, इसका अपना अपना स्कोर होगा, तब जाके हम इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चनर्स के स्कोर को हम देखें तो एंड पे लिखा है इफ ए यस आंसर स्कोर इज इक्वल टू 1 and a no answer score is equal to 0। तो इस क्वेश्चनर को, ये बहुत सिंपल क्वेश्चनर है, आप इसमें यस नो 1 0 1 0 1 0 ऐड करें और इसको टोटल करें तो टोटल स्कोर आपके पास यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर लिकेट स्केल पे है और आपके पास एग्रीड, स्ट्रांगली एग्रीड, डिसएग्रीड, ये इस तरह के क्वेश्चन है और उनका स्कोर्स आप निकालना चाहते हैं, तो फिर चूंकि वो लेंथी भी होते हैं और उसमें 6 to 8 और डायमेंशन होते हैं फर्दर, और हर डायमेंशन का अलग स्कोर है और फिर उन सबको कंबाइन करके आपको टोटल स्कोर लेट सपोज निकालना है। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है। अब आपने क्या करना है, उसके लिए आप उसको एंटर करें एक्सेल में। एक्सेल में आप जब उसको एंटर करते हैं तो एक्सेल में ही उसका स्कोर निकाल दें। तो जब एक्सेल में आप उसका स्कोर निकालेंगे तो तब जाके आप इसको फिर SPSS में पुट करें। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चनर लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनर, तो आप उसी क्वेश्चनर को यहाँ पर फिल के लिए टोटल आपके पास आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आप अब ये देखिए कि यहाँ पर लिखा है 4 पॉइंट आर लेस suffer less stress. If the score is range from 5 to 13 points, so this will be moderate stress. If the score have 14 points or more, this means that severe stress. तो आपके पास 3 वेरिएबल आ गए, less stress, moderate stress and high stress। तो जो क्वेश्चनर आपने फिल की है आप इस स्कोर को यहां पर लिखे, फिर देखें कि किस में फॉल कर रहे हैं। लेट सपोज 4 में फॉल कर रहे हैं, उसका पॉइंट जो टोटल पॉइंट है वो 4 है, तो इट मींस लेस स्ट्रेस। अब आप SPSS में जाएं, SPSS में
वेरिएबल व्यू में देखें, वेरिएबल व्यू में मैंने यहाँ पर स्ट्रेस जो कि मेरे पास है, ये स्ट्रेस है, न्यूमेरिकल है, इसमें मैंने वैल्यूज ऐड की हैं लाइक दिस, कि लीस्ट को मैंने 1 मार्क किए हैं, मॉडरेट को मैंने 2 मार्क किए हैं और हाई स्ट्रेस को मैंने 3 मार्क किया है। अब मैं डेटा को पुट करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास वैल्यू आ रही है स्ट्रेस की, वैल्यू मेरे पास आ रही है कि ये जो क्वेश्चनर है, यहाँ पर एक क्वेश्चनर मैंने देखा तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है 20 लेट्स सपोज। तो 20 को अगर मैं देखूँ तो ये हाई स्ट्रेस में है। तो अब मैं इस पीसेस में जब इसको एंटर करूँगा तो हाई स्ट्रेस यानी 3, जो वैल्यू में 3। अब अगर यहाँ पर मैं 3 ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैं 2 ऐड कर दूँ, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर 3, और इसको मैं देखूँ तो ये हाई स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, मॉडरेट, लीस्ट, मॉडरेट और ये हाई स्ट्रेस। अब लेट्स सपोज इसमें फर्दर सब डायमेंशन है स्ट्रेस के, ये 25 है। 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चनर हैं वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज ये इसका स्ट्रेस डिफरेंट है, इसका जो डायमेंशन है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका डायमेंशन डिफरेंट है। अगर इसको मैं नाम दे दूँ, इस वाले को एजुकेशनल स्ट्रेस, इसको मैं नाम दे दूं सोशल स्ट्रेस, ठीक है। फिर इसके आगे जो है ये मैं नाम दे दूं इसको लेट्स सपोज डोमेस्टिक स्ट्रेस। तो ये 3 किस्म के डायमेंशन है। हर डायमेंशन का स्कोर लेट्स सपोज डिफरेंट है। यहाँ पर जो स्कोर है इसका ये 5 to 10 लेट्स सपोज, इसका जो स्कोर है वो मेरे पास जो नॉर्मल स्कोर है वो 20 है लेट्स सपोज, ठीक है। डोमेस्टिक जो स्कोर है यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसका 10 है और इसका जो स्कोर है डोमेस्टिक का स्कोर है 20। तो अब 10, 20 और 20 ये टोटल 50 स्कोर है, लेकिन हर डायमेंशन का स्कोर डिफरेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक्सेल में इन क्वेश्चनर्स को फिल करूँगा, एक्सेल में ये क्वेश्चनर पुट करूँगा ये सारे, और फिर इसके बाद ये जो फर्स्ट जो स्ट्रेस होगा ये एजुकेशनल स्ट्रेस, इसको मैंने 10 मार्क्स दी हैं, तो इनका स्कोर अलग निकल आएगा। फिर ये पुट करूँगा, इसका स्कोर डिफरेंट आएगा एक्सेल में। जैसे मैं पुट करूँ इसको, ये मेरे पास एक्सेल शीट आ गई, ये एक्सेल शीट, ये क्वेश्चनर डिलीट नोट, ये क्वेश्चन मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने इसमें पुट किया, ठीक है। ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 1, क्वेश्चन नंबर 2
फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, और ये एजुकेशनल स्ट्रेस स्कोर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, और ये सोशल स्ट्रेस स्कोर एंड सो ऑन। और यहाँ पर टोटल स्ट्रेस स्कोर। अब एक फॉर्म है, एक इंडिविजुअल से आपने फिल किया। क्वेश्चन नंबर 1 में स्कोर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। टोटल स्ट्रेस स्कोर जो इन सबको अगर मैं जमा करूँ तो 1, 2, 3, 6 और ये 10 स्कोर आ गया। ठीक है, इसी तरह 1, 2, 3, इसका स्कोर डिफरेंट आएगा, तो 1 और ये 9। ठीक है, अब इस पे मैं फार्मूले ऐड्स कर सकता हूँ। लाइक अगर इस पे मैं कोई फार्मूले ऐड कर दूँ जो कि ये स्कोर, तो सम, ये मेरे पास इस पे फार्मूला फिट करने का तरीका ये है कि आप इसको जमा कर लें। ठीक है, फिर इस स्ट्रेस के स्कोर को आप जमा करें तो ये टोटल स्ट्रेस स्कोर आपके पास आ जाएगा। अब इस पीस में आपने इसको कैसे पुट करना है, तो इस पीसेस में फिर आप इसको एक और तरीके से ऐड कर सकते हैं कि EDU एजुकेशनल स्ट्रेस स्केल, सोशल और ये स्केल आ गया। अब आप के पास एक और चीज का इजाफा हुआ और वो हमारे पास है ये एजुकेशनल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और ये टोटल स्ट्रेस। तो जो भी वैल्यू अब यहाँ पर आएगी, लेट सपोज ये मेरे पास 10 है, तो ये मैंने कॉपी कर ला और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये एजुकेशनल स्ट्रेस स्कोर है, सोशल स्ट्रेस का स्कोर 9 है। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये टोटल स्कोर 19 आ जाएगा। अब आप अपने जो ओ है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ये कौन सा 14 है, तो इट मीन्स के स्ट्रेस इसका हाई है, टोटल स्ट्रेस। तो फिर जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि ये इंडिविजुअल्स कहाँ पर फॉल कर रहे थे। तो ये क्वेश्चनर ऐड करने का तरीका है। Depend upon your questionnaire and depend upon your variables, you can educate SPSS about your data analysis. That SPSS will then analyze your data. तो ये टोटल स्कोर, ये एजुकेशनल स्कोर। जब आप इस डेटा को एनालाइज करते हैं एजुकेशनल स्कोर में, तो आप इस पे कोई टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, फिर इसके बाद और भी आपके पास वेरिएबल्स है, कोई वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे,
कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो उसी के मुताबिक फिर आप टेस्ट अप्लाई करते हैं उस पर। फॉर एग्जांपल कि एजुकेशनल स्ट्रेस और सोशल स्ट्रेस को आप एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं, ठीक है, कि एजुकेशनल स्ट्रेस और सोशल स्ट्रेस का आपस में कोई लिंक वगैरह है कि नहीं है, तो आप इस पर डिफरेंस टेस्ट अप्लाई करते हैं कि एजुकेशनल स्ट्रेस चूँकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सोशल स्ट्रेस ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम इस पे फिर अप्लाई कर सकते हैं इस डेटा पे। लेकिन कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपने इसके स्टेटिस्टिक को देखना है कि आया मेरे स्टेटिस्टिक कैसे हैं। तो स्टेटिस्टिक में मैं मिसाल ले देता हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो आप कोई भी स्टेटिस्टिक अप्लाई करने के से पहले ये मेरे पास वैल्यू होती है नॉर्मल। तो अब लेट सपोज मैं एज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जेंडर ये भी ऐड कर देता हूँ, डिसिप्लिन, जो भी आपका वेरिएबल्स होते हैं आपने इसको यहाँ पर पुट करना है, सारे के सारे यहाँ पर पुट करने हैं आपने। लास्ट सेमेस्टर जीपीए, सोशल स्ट्रेस, फिर आपने स्टैटिस्टिक में जाने हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो मीन चाहिए होता है, मीडियन चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्क्यूड और कर्टिसिस। ये आपको डेटा के मुतालिक बताती है स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस, कि आया आपका डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये स्क्यूड है, एक तरफ लाइन है, या कर्टिसिस है मींस नॉर्मल है। तो आपने कंटिन्यू करना है। फिर आपने कौन सा चार्ट रखना है, आपको चार्ट की ज़रूरत है या नहीं, आपको बार चार्ट चाहिए, आपको पाई चार्ट चाहिए, या आपको हिस्टोग्राम चाहिए। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे हिस्टोग्राम चाहिए और हिस्टोग्राम में नॉर्मल कर्व भी मुझे चाहिए। तो फिर कंटिन्यू और ये ओके। तो फिर इस बेसिस से आपको जो भी आपका डेटा है उसको इंप्यूट कर देगा। तो अब ये देखें, ये मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस, कर्टिसिस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कर्टिसिस, रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। रेंज मिनिमम और मैक्सिमम के डिफरेंस को हमें बताती है कि ये रेंज है। यानी अब मिनिमम आपके पास 20 है, मैक्सिमम आपके पास 10 है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 है। तो रेंज हमें ये बताती है कि आपकी डेटा। अब मीन जो मेरे डेटा का एवरेज है ये है। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन की आपका जो मीन है उससे आपका कितना डेटा जो है कितना डिविएटेड है, तो ये हमें ये बताती है। तो ये एज है, तो टोटल जो हमारे पास जो डेटा में इंडिविजुअल्स है वो है 89 है। इसी तरह जेंडर 89 है, डिसिप्लिन 89 है, सेमेस्टर 89 है, मार्क्स, मैट्रिक मार्क्स ये 89 हमारे पास डेटा है। मिसिंग वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है, मिसिंग वैल्यू कोई भी नहीं है। मीन मेरे पास है 21.45, जेंडर में 1.2, इसी तरह डिसिप्लिन में 3.4 ये मीन है। मीडियन इसका 21 है, जो मिडिल, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.3। तो अगर मैं इसको करूँ 21.41, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है 1.3, ठीक है। इसी तरह जेंडर ये, तो ये मेरे पास डेटा है। अब फ्रीक्वेंसी टेबल, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, इसमें 2021 ये एज के 21 वाले जो इंडिविजुअल्स है उनकी फ्रीक्वेंसी 17 है और इसकी परसेंटेज 19.1 है, ठीक है। इसी तरह 21 जो इंडिविजुअल्स है वो 36 इंडिविजुअल्स जो कि 21 ईयर्स में फॉल करते हैं, इसी तरह 22 26 में फॉल कर रहे हैं। 30 के इंडिविजुअल जो सिर्फ एक इंडिविजुअल है जो कि जिसकी एज 30 है, और टोटल जो इंडिविजुअल है वो है 89 और परसेंटेज उसकी 100 बन रही है। इसी तरह जेंडर को अगर हम देखें कि मेल कितनी फ्रीक्वेंसी में है, तो मेल मेरे पास है 68 89 में, फीमेल मेरे पास है 22 89 में, तो इसकी परसेंटेज बन रही है 75.3 और 24.7 कंबाइन करें तो ये 100 बन जाएगी। इसी तरह डिसिप्लिन, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, एमएलटी, नर्सिंग, ये टोटल इंडिविजुअल्स जो कि 89 है,
इसमें एनेस्थीसिया के 15 हैं, कार्डियोलॉजी के 10 हैं, इसी तरह डायलिसिस के 10 हैं, एमएलटी के 23 हैं, नर्सिंग के 31 हैं, टोटल 89 हैं। तो ये हमें डिसिप्लिन वाइज इसकी फ्रिक्वेंसी बताती हैं। हम इस टेबल को अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं इस टेबल को डबल क्लिक, तो ये टेबल की फॉर्मेटिंग मैं इस तरतीब से कर सकता हूँ। ये डुप्लिकेट मैंने किया तो ये डुप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। इटैलिक आप करना चाहते हैं तो कहीं पे भी आप क्लिक करें और इसको इटैलिक और ये कर सकते हैं। ये मैट्रिक मार्क्स की फ्रीक्वेंसी है, ये देखें 589 में 1, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें बताती है। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है और वो है ये ग्राफ्स या हिस्टोग्राम का समझना, कि अगर इस हिस्टोग्राम को लेट सपोज मैं देखूं और इस हिस्टोग्राम को मैं डिवाइड कर दूं बिल्कुल इस सेंटर से, तो क्या ये मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये जो बेल शेप हमें नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व हमें शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि 50% जो डेटा है वो इस तरफ फॉल कर रही है, जबकि 50% डेटा इस तरफ फॉल कर रही है। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये स्क्यू डेटा नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, हिस्टोग्राम को मैं देखूं, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर इसकी ये सारे के सारे ग्राफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये सारे के सारे ग्राफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का लेकिन अगर इस ग्राफ को मैं देखूं कि आल दो कि ये जो शेप है ये बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि 50% जो डेटा है वो इस तरफ है, 50% डेटा इस तरफ है। इसका पता हमें चलता है स्क्यूनेस और कर्टसिस से। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे कि हाउ वी कैन से दैट ईदर आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और it is not normally distributed, and which test would be applied on normally distributed data and which test would be applied on skew data or normal distributed data। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।